आपका स्वागत है। काशी में, बनारस में आकर पान नहीं खाएंगे तो फिर क्या किया। यहाँ पर एक बहुत खास जगह पर हम आए हैं। वो तस्वीर देखिए, ये है केशव तांबुल भंडार, जिनके दो भाई हैं, जिनमें से एक वहाँ मोदी जी को पान खिला रहे हैं और आज भी मोदी जी के लिए यहाँ से पान गया है। जरा बताइए कि आज भी गया है। हाँ भैया, गया है। हाँ, आज उनके लिए पान विशेष तरीके से दिया हूँ। हाँ, विशेष तरीके से दिए हैं। क्यों दिए हैं? इसलिए कि कल रात में मोदी जी भ्रमण किए हुए थे। हाँ, तो थोड़ा खराश आ गया। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ जी। हाँ, गले में खराश आ गया था, तो इसलिए उनको थोड़ा सा गुणवत्ता के साथ में दिया कि वो थोड़ा आनंदित और प्रसन्न भी रहे। प्रसन्न भी रहे। तो क्या पान दिए हैं आप उनके लिए? अरे, आयुर्वेद से जुड़ा हुआ पान है। पान खाने से गले ठीक हो जाते हैं, इसलिए मैंने उनको पान दिया। वाह, तो आप इनको पान खिलाएं तो मुझे भी खिलाएंगे वो पान जरा? हाँ, तो बताइए। वाह, तो हम भी देखें कि ये पान, इस पान में जादू क्या है। ये देखें, मैं खाऊं। वाह, क्या क्या डाले हैं आप इसमें, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन गला तो खुल गया है। तो जो पान मोदी जी के लिए गया, वो पान हमने भी खाया है यहाँ खाना में। अब पान ही नहीं, चाय की चुस्की भी ली है हमने यहाँ काशी में। और बनारस के बुद्धिजीवियों के साथ चाय की चुस्की लेते हुए हमने कई मुद्दों पर बात की। अखाड़ा में आज एक अलग अखाड़ा देखिए। भाई, सुबह सुबह बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए, फिर हमने पूछा कहाँ पर बैठती है मंडली। तो हमको एक छोटी जगह बता दी गई, जहाँ बताया गया यहाँ काशी की विधानसभा होती है, या कहें काशी का पार्लियामेंट। आप सबको मेरा नमस्ते, हर हर महादेव। पर मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि सुबह सुबह जब यहाँ आप हर रोज आते हैं यहाँ चाय पीने? मैं ठीक 9 बजे आ जाता हूँ यहाँ, और आज से नहीं, मैं 91 साल मेरा पहली तारीख को आपको चाय पिलाऊंगा ये अगर आते हैं। 91 स्टार्ट होगा। हाँ, मैं यहाँ ये पप्पू की अड़ी में जो है आज से नहीं 60 साल से हूँ यहाँ, 60-65 साल से हूँ, और आज भी हूँ। पहले भी चलता था ये अड़ी, आज भी अड़ी चल रही है। औरंगाबाद लोग अगल बगल बैठे हुए हैं, प्रोफेसर दोनों हैं, सबों से आप पूछ लीजिए, तब मैं हर हर महादेव, हर हर महादेव। पर एक बात बताइए, आप 60 साल से यहाँ पे आते हैं, पिछले 7 साल में काशी में कुछ बदला है कि नहीं? प्रोफेसर जी से पूछो, उससे पहले हमसे पूछते हैं। पहला था काम है कि 2.5 वर्ष में जो मोदी ने कर दिया काशी धाम को, 250 वर्ष के बाद कोई नहीं कर पाया, वो मोदी करके दिखा दिया। और मैंने तो रात को स्वप्न भी देखा है आज कि इंद्र जी स्वर्ग को लेकर के काशी में आ गए हैं, और इस स्वर्ग में केदार खंडी है, हम लोग स्वर्ग के वासी हैं इस समय और एंजॉय कर रहे हैं। और आज के डेट में यहाँ की गली 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 और जनता भी मोदी की, वैसे तो मोदी को बड़ाई तो सभी करते हैं, उनको बड़ाई नहीं करना चाहिए, लेकिन आज भी जो उसने काम कर दिया काशी के लिए और देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए जो काम कर दिया है, वो सम्मानजनक है। और मैं आशा करता हूँ, जो कहना नहीं चाहिए, कि भविष्य में पुनः कमल खिलेगा और खिलता रहेगा, खिलेगा। अब ये तो आपने चुनाव की भी बात कर दी, पर आपका नाम नहीं बताया मुझे। मैं उदय नारायण पांडे, 91 ईयर्स ओल्ड। उदय नारायण पांडे उर्फ ऊ पांडे कह रहे हैं हमारे मित्र यहाँ पर। इनके 3 नाम है, हमारे बाबू के 3 नाम है, उदय पांडे, उदय नारायण पांडे, ऊ पांडे। अच्छा, ऊ पांडे। अच्छा, आपका शुभ नाम? डॉक्टर आरपी सिंह। आप BHU में प्रोफेसर रह चुके हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि काशी में काया पलट हुई है, और या सिर्फ मंदिर तक ही वो सीमित है? देखिए, काशी में जो भी आया था 7 साल पहले, वो अगर आज आ जाए तो वो पहचानेगा नहीं काशी कैसी है। देखिए, काशी में इतना ज़्यादा विकास हुआ। पहले क्या होता था कि लोग वोट लेते थे पूर्वांचल से और काम होता था पश्चिमांचल में, लेकिन
इस बार जब से आए हैं बनारस में सांसद होकर के, तब से पूर्वांचल में विकास काम बहुत हुआ। नहीं तो पूर्वांचल बहुत पिछड़ चुका था। एक तरह से कहा जाए कि भुखमरी से लेकर के पिछड़ापन यहाँ जबरदस्त था। लेकिन आज आप अगर देखें तो एयरपोर्ट देखिए, रेलवे स्टेशन देखिए, रिंग रोड देखिए, हाईवेज देखिए, ट्रामा सेंटर देखिए, कैंसर सेंटर देखिए, और वो जो कम्युनिटी सेंटर बना है उसको देखिए। ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो शायद बनारस के, हिंदुस्तान के किसी शहर में एक साथ इतने काम हुए। तो मोदी जी ने तो विकास काम जबरदस्त किया, और शायद इतना विकास काम हिंदुस्तान के किसी शहर में एक साथ नहीं हुआ। और हमको उम्मीद ये है कि बनारस अपनी नई पहचान लेकर के उभरा है। काशी विश्वनाथ मंदिर तो बहुत पुराना है। अहिल्याबाई के बाद अगर किसी ने जीर्णोद्धार किया उसका, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने किया, और वो इतिहास पुरुष हो गए, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर की बड़ी महत्ता है और ये बहुत पुराना मंदिर है और इसका इतिहास भी बहुत पुराना है और तमाम विसंगतियों से होता हुआ ये मंदिर गुजरा है हर काल में। क्योंकि कभी मुगलों का आक्रमण हुआ, कभी बौद्धों ने आक्रमण किया, कई आक्रमणों का शिकार हुआ ये मंदिर, और धीरे धीरे आज अपने असली अस्तित्व में आया ये मंदिर। रणजीत सिंह जी ने सोना दिया, किसी ने चांदी का वो दिया, और किसी ने पूरा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उसके सैकड़ों साल तक फिर ठप रहा काम। आते थे दर्शक, पतली सकरी गलियों से गंदगी से बजाते हुए जाते थे, यहाँ तक कि महात्मा गांधी बिना दर्शन किए लौट गए। उन्होंने जब जा रहे थे दर्शन करने, उन्होंने गंदगी देखा तो इतने क्षुब्ध हुए कि उनका मन खिन्न हो गया और वो लौट आए और आकर के उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में बाबा विश्वनाथ के रास्ते का ये हाल। मोदी जी ने सबसे पहला काम ये किया। गांधी के भक्त तो बहुत सत्ता में आए, कहने को तो गांधी के सबसे बड़े भक्त लोग थे, लेकिन गांधी के मार्गों पर अनुसरण सिर्फ मोदी ने किया और सफाई करवाया, रास्ते को चौड़ा कराया, मंदिर का जीर्णोद्धार कराया बिना किसी दूसरे का नुकसान किए। क्योंकि जिन घरों को शामिल किया गया है मंदिर परिसर में, उनकी स्वेच्छा से उनके मकान को लिया गया, उनका पुनर्वास किया गया और उस मकान के बदले इतना प्रचुर धन उनको दिया गया कि उनको फिर भविष्य में किसी चीज की दिक्कत नहीं रह गई। और उन्होंने स्वेच्छा से अपना मकान दिया और आज मंदिर को जिस हालत पे आप देख रहे हैं, गजब है ना, गजब। आज तो देख के आया हूँ मैं और फिर खुद मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैं 2015-2016 में आया था, उस वक्त देख के गया था और फिर मुझे लगा था कि ये कब ठीक होगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनाने में आज भी कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है। हाँ। किसी भी अदालत में। हाँ। इतना बड़ा काम हो गया। हाँ। और कोई मुकदमा किसी अदालत में विचाराधीन नहीं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ। मेरा तो दुर्भाग्य, मेरा घर थोड़ा दूर था वहाँ से। हाँ। मेरा घर लिए ही नहीं मोदी जी ने, लिए ही नहीं मोदी जी ने। इनको अफसोस है कि नहीं लिया। मेरा घर अगर ले लिए होते मोदी जी तो मैं धन्य हुआ होता। लेकिन फिर भी मैं मानूंगा कि मोदी जी का ऋणी रहेगा काशी। मोदी जी का ऋणी रहेगा। अच्छा, आज सुबह इससे पहले कि मैं और मेरा कैमरा टीम यहाँ पर आया, उससे पहले यहाँ क्या चर्चा हो रही थी? वही मोदी जी के गजब बुजुर्ग है, गजब बुजुर्ग है। इस बुजुर्ग ने हम लोग का मतलब दिल जीत लिया। कल जिस तरह से इन्होंने स्नान किया है, और एक समय था कि कांग्रेस के समय कि हम लोग गंगा जी जाना हम लोग नहीं पसंद कर सकते थे। आपसे बताएं 80% हम लोग जनता जो है ना गंगा स्नान करती थी और ना दर्शन करने जाती थी। अभी गुरुदेव जैसे बता रहे थे कि महात्मा गांधी नहीं गए, इसी तरह आपके हमारे मदन मोहन मालवीय जी भी कभी वहाँ दर्शन करने नहीं जाते थे। ये चर्चा कर रहे थे कि बाबू भी बुजुर्ग हैं, ये अगर मोदी की तरह नहाते उसी तरह तो ये गंगा में ही रह जाते। जिस तरह से जैसे मैं 40 साल यहाँ नहाया हूँ गंगा जी में, जो 40 इयर्स नहाया हूँ। जब मैं जवान था आपकी तरह था। अब आज भाई मोदी तो सेकंड भगवान है। वो तो भगवान का वो शिव जी ने अपने दूत को भेजा कि जाओ भारतवर्ष का उद्धार करो। तो मोदी और योगी उत्तर प्रदेश का मोदी वो है। उन सबों का, क्योंकि
कृपा है शंकर जी की कृपा है, तो उसको कोई देखिए, वेद मंत्र पढ़ा जा रहा था तो उनको पूरा वेद मंत्र याद था। वहाँ अर्चक जो उनको हवन करा रहा था तो पूरा हवन का मंत्र उनको याद था। तो मोदी भगवान की ऐसी कृपा है जिस पर शंकर जी की कृपा होगी, वो कभी जो है कभी नीचे नहीं आ सकता, उसकी बुद्धि हमेशा आगे ही बढ़ेगी। आज मैं अभी अखबार में पढ़ा हूँ, लाल टोपी वाले ने कहा है कि एक सेकंड जरा कि अरे नहीं सी सुनो, टोपी वाले ने कहा कि कारीडोर का मैं रखा हूँ, क्या कहते हैं, शुरुआत मैंने किया है। अरे शुरुआत तो सभी लोग करते हैं, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी मोदी योगी के अलावा किसी की नहीं है। और ऐसे ही करते रहेंगे, राजनीति नहीं करना चाहिए। आज तो योगी हो गए, योगी बम बम बोलो। पांडे जी एक बात बताइए, आज 51 साल आज मैं 91 के हैं, 51 के। आज मैं देखिए, आज इस अड़ी से पहली बार मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी और मोदी, योगी 305 से 325 के उसमें होगा और पुनः मुख्यमंत्री होगा, और मोदी ऐसे ही रहेंगे। योगी जी भी कह रहे हैं 325 का लक्ष्य है, आप कह रहे हैं आशीर्वाद दे रहे हैं। ये 91 के हैं कि 51 के, ये समझ में नहीं आता। ऊर्जा तो देखिए, ये चाय की बात है। परेशान हो जाएंगे आप लोग। ये आपका शुभ नाम? देवव्रत चौबे। आप भी बीएचयू में प्रोफेसर? मैं दर्शन विभाग में सीनियर प्रोफेसर, पूर्व प्रोफेसर हूँ, रिटायर हो चुका हूँ। हाँ, पर बड़े ज्ञानी गुनी बैठे हैं हमारे साथ। अच्छा, आप बताइए, आपके विचार। माननीय प्रधानमंत्री ने भारतीय संस्कृति के ध्वज को कल बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया, और एक विशेषता मैंने यह देखी कि जिन श्रमिकों ने विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया था, उन श्रमिकों के ऊपर उन्होंने फूलों की वर्षा की तथा उन लोगों के साथ बैठ करके उन्होंने भोजन किया और यह कहा कि मैं भी मजदूर ही हूँ। और एक बात देखिए, आगरा का ताजमहल जिस मजदूरों ने बनाया, उन मजदूरों को उस समय की हुकूमत ने हाथ कटवा लिया कि पुनः ताजमहल न बने। तो वह विध्वंसकारी प्रवृत्ति थी और यह सृजनात्मक प्रवृत्ति है। यह सृजन पर जोर देते हैं, निर्माण पर जोर देते हैं, और काशी का आध्यात्मिक और भौतिक दोनों दृष्टि से विकास हुआ है, और दोनों का आपस में कह सकते हैं कि समन्वय हुआ है। मैं फिलॉसफी का विद्यार्थी हूँ, तो कह सकता हूँ कि श्रेय और प्रेय दोनों का समन्वय हुआ है। केवल अध्यात्म ही का नहीं, केवल भौतिकता का ही नहीं, दोनों को मोदी ने जोड़ने का काम किया है। यह उन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य किया। बहुत सही कहा, इतने बढ़िया वक्ता है। थोड़ा सा हम एंगल चेंज करते हैं, यहाँ भी कुछ लोग हैं, वो पीछे से टिप्पणी कर रहे थे। बताइए। नमस्ते, आपका नाम? मेरा नाम गोपाल कृष्ण मूर्ति है। मैं बेसिकली मैं पैदा तो यहीं हुआ। मेरे पिताजी 100 साल 150 साल पहले यहाँ आ गए थे। यहाँ आ गए थे आप? आंध्र काशी वासी हूँ। अच्छा, आप काशी वासी हैं? हाँ, प्योर काशी वासी हूँ। पप्पू भैया, चाय बहुत बढ़िया है। हाँ, तो जहाँ तक काशी की बात है, ये एक मिनी इंडिया है। यहाँ आपको एक चाय वाला भी दक्षिण भारतीय भाषा में बात करते हुए मिल जाएगा, एक नाव चलाने वाला भी बात है। तो कल हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि उन्होंने ये बात कही थी कि एक मल्लाह जो नाव चला था वो भी ऐसा बात कर रहा है तमिल में कि हमको लग रहा कि मैं दक्षिण भारत में आ गया हूँ क्या। तो ये काशी की विशेषता है, ये मिनी इंडिया। यहाँ सब लोग आके बसते हैं, और हमारे पिताजी जब आए थे तो हम लोग काशी छोड़े नहीं। काशी वासियों में एटीट्यूड चेंज हुआ है मोदी जी जो कर रहे हैं उसकी वजह से? आपका शुभ नाम? मेरा नाम समीर है। बम बम बोल रहा है काशी। काशी आध्यात्म की राजधानी रहा है। यहीं से चारों तरफ ज्ञान भेजा जाता रहा, इसीलिए लोग यहाँ पे शुरुआत से आते रहे। और जहाँ तक अभी का सवाल है, अभी मोदी जी ने जो किया उसको तो कोई पा ही नहीं सकता। मोदी जी और योगी जी कार्य कर रहे हैं
और सभी लोगों के लिए, आम लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं और आम लोगों से संबंधित सभी कार्य कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठता है कि चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले आपने कॉरिडोर खोल दिया, तो क्या ये चुनाव के मद्देनजर किया? आप देखेंगे कि इससे पहले की सरकारों ने कार्य शुरू किए, 15-15, 20-20 साल तक कार्य नहीं पूर्ण हुए, और उसके बाद हमारी योगी जी की सरकार आई और मोदी जी की सरकार आई और 2-2, 3-3 सालों में वो कार्य पूर्ण हो गए। तो ये तो अच्छी बात है कि 2 और 3 सालों में कोई कार्य शुरू किए जाएं और उसी को पब्लिक के लिए दे दिया जाए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आपको लगता है ये चुनाव की वजह से हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं। अभी जो इन्होंने कहा यहाँ 17 साल में एक हम लोग का सामने घाट का पुल बन रहा था, वो 17 साल में नहीं बन पाया। छोटा सा पुल था, पीपे का पुल पहले ऑर्डिनरी था, फिर उसको बना रहे थे। तो 17 साल में कई आए, और इन 4 सालों में 17 ओवरब्रिज बनारस में बने हैं। तो चुनाव की वजह से थोड़ी तो काम हुआ। अगर चुनाव की वजह से भी कार्य हुआ है तो कार्य तो होना ही चाहिए, और राजनीतिक पार्टी तो वोट के लिए कार्य करती है, तो इसमें कौन सी बुराई है? बिल्कुल, वोट के लिए काम करती है। आप क्या कहेंगे? हमारे वरिष्ठ पत्रकार ये नमस्ते जागरण में है हमारे उपाध्याय जी। वाह, तो आप भी यहाँ तो ये बुद्धिजीवी ये हमारे बैचमेट रहे हैं। आप क्या कहेंगे, कितना परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन तो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, और सिर्फ एक लाइन में मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। कल के जो धाम का लोकार्पण हुआ है कि ये विधि का शुभ लेखा कि हमने इतिहास बनते देखा। और जिस लेजीनेस की आप बात कर रहे थे, वो लेजीनेस नहीं है, वह इस अंधी दौड़ लगा रही दुनिया में ठहराव है। और वो ठहराव संतोष से पैदा होता है। आज भी काशीवासी चला चमेना गंगजल, जो पूर्वे करतार, काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार, इसमें बिलीव करता है। और ये जो आप लेजीनेस कर रहे थे, वो ठहराव उसी का प्रतीक है, संतोष का। आप कहेंगे ऐसा हुआ है? यहाँ बनारस में भी होता था? मतलब मुझे जो मैंने पढ़ा है अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में जो मैंने पढ़ा है, तो ऐसी घटनाएं तो घटी हैं। मैं मुझे एग्जैक्ट मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये सही है कि इसको रोकने के लिए, जी, इसके लिए एक डेटरेंस के लिए लगता है कि ये कानून होना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कानून क्यों नहीं होना चाहिए? आप बताइए। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कानून लागू होगा ही नहीं। अगर ऐसी घटना घट रही है तो कानून क्या नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि अगर कोई कुछ गलत नहीं कर रहा तो कानून हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसको रोकने के लिए कानून होना चाहिए। इसे आप गलत मानते हैं ना? अगर इसे आप गलत मानते हैं तो कानून होना चाहिए, इसका मतलब तो कानून होना चाहिए। कानून के साथ साथ लड़की को स्वयं जागरूक भी होना चाहिए कि हमारा भविष्य क्या है, हमें किधर जाना है, हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है। आजकल के फैशन के युग में लड़कियां अंधे बन गई हैं। उनको अंधापन नहीं होना चाहिए। जो देखते हैं ना कि ये है रे, ये ऐसा है, वो ऐसा है, तो चकाचौंध में नहीं आना चाहिए। चकाचौंध भी एक बहुत बड़ा कारण है, और लड़कियां चकाचौंध में आजकल के जनरेशन ये देखने बहुत कमी हो गई है। ये नहीं होना चाहिए। उस चकाचौंध में आके ही लोग फंसती हैं, नहीं तो नहीं फंसेंगी। अगर ऑर्डिनरी कोई लड़का आएगा तो नहीं फंसेंगे, चकाचौंध में ही फंसती है, और ये बहुत बड़ा उसका एक कारण है कि फंसने का। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि हम कैसे उनकी परवरिश करते हैं, घर परिवार में किस तरह से संस्कार समाज में ऐसा हुआ है कि आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है। हर आदमी अपने पेशे में इतना लीन हो चुका है कि परिवार के संस्कार की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता, और जिसका नतीजा ये होता है कि संतानें बिगड़ रही हैं, वो गलत दिशा में जा रही हैं। पहले ये होता था कि माँ, दादा, दादी के माध्यम से कहानियाँ सुनाई जाती थी, उनको प्रशिक्षित किया जाता था कहानियों के माध्यम से। आज किसी बाप को, किसी माँ को इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने बच्चों को कथाएं सुनाए, कहानी सुनाए, एक संस्कार दे। आज जो है हर आदमी अपने में मगन है, तो बच्चे भी अपने में मगन हैं। बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब? ऐसा है कि गांधी जी ने हिंद स्वराज में लिखा है कि नैतिक विकास होना चाहिए। यह नैतिक विकास की जो है आवश्यकता है, और नैतिक विकास न होने के कारण ही ये समस्याएं आ रही हैं। ये दोनों तरफ से समस्याएं आ रही हैं, लड़के और लड़की दोनों की तरफ समस्याएं आ रही हैं। इसलिए नैतिक विकास की जरूरत है, और जब नैतिक विकास हो जाएगा तो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यह विवेक जो है हमारे अंदर आ जाएगा। जी, और ये नैतिक विकास की बात जो है वो हमारे
स्क्रिप्चर्स में लिखी गई हैं। तो अगर हमारी संस्कृति का पाठ हम पढ़ाएं और या फिर जिस किताब को हमने पूजा के लिए रख दिया, पढ़ना छोड़ दिया, जैसे भगवत गीता है, उसको पढ़ना शुरू कर दें, तो ये नैतिक विकास जो है अपने आप समाज में हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। यदि हम अपने साहित्य को, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, दार्शनिक ग्रंथ है, पढ़ना शुरू कर दें तो नैतिक विकास जो है आ जाएगा। और आपको पता नहीं, आपको ये मालूम है कि नहीं, बहुत पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गीता की परीक्षा होती थी। जी, मुझे पता है। जी, गीता की परीक्षा होती थी, लेकिन बाद के आने वाले कुलपतियों ने इसे हटा दिया, इसीलिए कि नैतिक विकास हो। मेडिकल के लोगों का भी नैतिक विकास होना चाहिए, इंजीनियरों का भी नैतिक विकास होना चाहिए, वकीलों का भी नैतिक विकास होना चाहिए, इसलिए गीता रखी गई थी। इसलिए तो अब जो काशी के एमपी हैं उनके लिए एक छोटा सा संकेत ये है कि काशी हिंदू विश्व, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गीता की परीक्षा होती थी, जिसको कुलपतियों ने हटा दिया, इसको वापस लाने की आवश्यकता है। पूर्व प्रोफेसर कह रहे हैं। हम लोग भी जब गुरुजी ने जो हमारे कहा है, ये सही कहा। हम जब स्कूल में पढ़ते थे, हमारे आरपी सिंह जी भी उस स्कूल में पढ़े, धर्म का एक सब्जेक्ट होता था हमारा, और हम लोग को बाकायदे उसकी एक पेपर होती थी, उसमें सब कुछ लिखा जाता था, क्वेश्चंस आते थे। तो वो खत्म हो गया आजकल वो खत्म ही हो गया, और ये बहुत गलत हुआ है। हमारे इस देश में वो एक विषय अभी भी होना बहुत जरूरी है, हमारे अध्यात्म को बढ़ाने के लिए, हमारे देश की संस्कृति को बढ़ाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि धर्म का विषय आए। आपको भी ईश्वर, अगर बच्चों को शुरू जैसे माँ को पहला गुरु कहा जाता है, तो माँ को अपने बच्चों को स्टार्टिंग में शिक्षा देनी चाहिए कि हमें किस ओर जाना है, किस ओर नहीं जाना है। आज आधुनिकता की अंधी दौड़ से बचाना चाहिए बच्चों को, इसलिए ये सब स्कूल में पढ़ाया जाता था, अब पढ़ाया नहीं जाता है। क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, पूछा जा रहा है। देखिए, ये चाय के ग्लास देख रहे हैं, 3 से 6 और 6 से अब 12 हो जाएंगी, बातें चलती रहेंगी, खत्म नहीं होगा। पर यहाँ पर हम रोल करना बंद करते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन जितना मुझे मजा आया। बहुत सारे यहाँ पर बहुत ज्यादा इंसाइट्स हमें मिली छोटी सी चाय की दुकान के अंदर। जी आनंद जी, आप केरला के हैं, बहुत अच्छा लगा। आपने इतनी अच्छी हिंदी बोली कि हमारा सबका दिल बाग हो गया। देखिए, हिंदी राष्ट्रभाषा है, हर भाषा का सम्मान आवश्यक है, राष्ट्रभाषा का भी और मातृभाषा का भी। चलिए, आप सबको कहते हैं साथ कुछ छात्र हैं, तो सीधा उनसे ही बात करते हैं। अलग अलग स्ट्रीम से हैं, कोई मास्टर्स कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, लेकिन सब यहाँ इस काशी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के में रहते हैं, शरीक हैं और यहाँ पढ़ते भी हैं। तो इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आप सबको नमस्ते। और काशी में है तो काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने है। कोई संस्कृत में पढ़ा है, पीएचडी कर रहा है, कोई पॉलिटिकल साइंस का छात्र है, कोई सोशियोलॉजी का छात्र है। हर किसी का अलग अलग विचार हैं, तो अलग अलग मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आप सबको नमस्ते। नमस्ते। और हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहीं से शुरू करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, इस पर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है, लेकिन काशी जो है वो दुनिया के सामने एक बार फिर से ऐसा कहा जा रहा है कि एक रिवाइवलिज्म हो गया है, वापस सबके कहते हैं सेंटर ऑफ अटेंशन पे आ गया है। पर जब से वो यहाँ के एमपी बने हैं, काशी में जो हुआ है अच्छा हुआ है, नहीं हुआ है, कुछ हुआ भी है? जी ज़रूर, तमाम चीज़ें हुई हैं, सड़कें सही हुई हैं, लेकिन जो कंपनियां आती हैं, हमारे यहाँ क्या होता है, सत्ता परिवर्तन तो हो जाता है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन ही चीज़ों को। सड़कें सही हुई हैं, प्रधानमंत्री जी आए, रात को बढ़िया चमाचम हो गया। उनके जाने के बाद फिर सड़क खोद दी जाती है, रूट डाइवर्ट कर दिए जाते हैं। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, तो उसको ठीक तरीके से करना चाहिए। और ज़रूर ही बहुत सारे बदलाव हुए हैं। घाटों की सफाई आज देखने को मिल रही है। ये वास्तविक में आप घाट पे जाएंगे, जो घाट पे लोग रहते हैं वो आपको बताएंगे। और विश्वनाथ कॉरिडोर हो गया, एक नई अस्पताल बीएचयू को इतना बड़ा मिला, खैर उसमें अभी लोग बैठ नहीं रहे, उसका सदुपयोग सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। वो आँख के अस्पताल, यहाँ आप बगल में वैदिक विज्ञान केंद्र देखेंगे। हाँ, तो ऐसे तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आइडिया अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन यानी इमारत बन गई, कॉरिडोर बन गया, लेकिन उसका चलना, उसका सुचारू रूप से चलना, उसका प्रयोग, ये तो फिर काशी वासियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। हाँ, ये बात तो ठीक है, संस्थान बन जाना और उसको चलाना लोगों की जिम्मेदारी है। और बनारस के लोग हमेशा तो जिम्मेदार रहे हैं। उन्होंने मोदी जी को चुना, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई और 2 बार चुना। सबसे अच्छी बात तो यही है कि बनारस में मोदी जी को चुनने के बाद आप देखेंगे
हमारी सांस्कृतिक धरोहर काशी विश्वनाथ मंदिर, उसका पुनरुद्धार किया, बहुत अच्छा कॉरिडोर बनवाया और कल मोदी जी ने यहाँ समय दिया। उसके बाद हम देखेंगे सड़कों की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। पहले बनारस में तार आपको ऊपर दिखते थे, अभी देखेंगे आप मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारे नई नई लाइटिंग लगाई गई है बनारस में। तो कल्चर के साथ एक मॉडर्न खूबसूरती बनारस को दिखने लग गई है। शायद क्योटो के रास्ते पर धीरे धीरे बनारस आगे बढ़ रहा है, वक्त लगेगा लेकिन हम आगे जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन कई लोग ये भी सोचेंगे कि ये सब दिखावा है, इट्स नॉट इनफ, और इसकी वजह से कोई लोग होंगे जो कि इस पर एग्री ना करें, डिसएग्री करें। कोई चीज़ें हैं जो आपको लगता है ठीक नहीं हुई या और बेहतर हो सकती हैं? कई सारी चीज़ें हैं। अगर मोदी जी के काम को देखना है यहाँ पे, तो 6-7 साल पहले जो स्थिति थी बनारस की उसको देखें और आज देखें तो काफ़ी कुछ बदलाव दिखाई देता है। लेकिन क्या है कि यंग जनरेशन है, उसके एस्पिरेशन अलग अलग होते हैं। जैसे ही कुछ अच्छा होता है हमारे विचार में, हमारे दिमाग में कुछ आता है कुछ और अच्छा होना चाहिए। पहले से तो अच्छा हुआ है, लेकिन जो ह्यूमन बॉडी हमेशा इवॉल्व करती रहती है, तो कुछ ना कुछ बढ़िया के ध्येय में रहता है और हमें बाकी उम्मीदें में कि और बढ़िया अच्छे से होगा। अगर आप आज की बात करें तो कहीं ना कहीं अब ये जो डिस्कोर्स है, और आप लोग पॉलिटिकली भी अवेयर हैं, कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि इस कॉरिडोर को जल्दबाजी में इसलिए फिनिश कर दिया गया ताकि आचार संहिता लगने से पहले इसको लॉन्च कर दिया जाए। चुनाव पर इसका असर होगा। 2019 में नॉमिनेशन फाइल करने से पहले चुनाव के उन्होंने कॉरिडोर की बात की। 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले कॉरिडोर समाप्त हुआ। दूसरी तरफ का आर्गुमेंट यह है कि देखिए कॉरिडोर हुआ तो सही, किसी ने किया तो सही, बनाया तो सही, और 40 पुराने प्राचीन मंदिर थे जो लुप्त हो गए थे, जो अब सामने निकल के आ गए हैं, अब उनको बचाया जाएगा। लोगों का है कि वो जो वहाँ पर जो एस्टेब्लिशमेंट्स थे वो चले गए। अब अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं, पर लार्जली आपको क्या लगता है? सर ऐसा तो कुछ नहीं, मोदी जी ने तो पहले ही कॉरिडोर शुरू कर दिया था। उस टाइम अखिलेश का सरकार था, उनका तो ये था नहीं कि बीजेपी यहाँ यूपी में है इसलिए हम कॉरिडोर बनाएंगे। उनकी तो नियति थी कि हमको महादेव की सेवा करना है, काशी में सेवा करना है, तो वो तो पहले ही स्टार्ट कर दिए थे। वो चुनाव का कोई स्टैंड नहीं था। जो टाइम लगा वो ये लकली अच्छा है कि चुनाव से पहले ही तैयार हो गया है। तो ऐसा है, तो आपको लगता है कि यदि काम के नाम पे वोट मांगना गलत है तो फिर कोई जो भी सरकारें हैं वही देती, हम ये चीज़ें बनाई। तो यदि हमने अच्छा काम किया, ऐसा काम किया, तो इस पर इस काम के नाम पे वोट मांगने में कौन सा बुराई है? कौन सा बुराई है? पॉलिटिकल पार्टी चुनाव, एक पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल का एक प्रमुख उद्देश्य होता है चुनाव जीतना और अपने राजनीतिक विचारधारा को फैलाना। अगर ये एक अच्छा काम हो रहा है तो उस अच्छे काम का क्रेडिट क्यों न लिया जाए आचार संहिता से पहले करके। ये एक पंथ दो काज हो गया, एक अच्छा काम भी हो गया, उसका मुझे फायदा भी मिल गया। तो एक बहुत चतुराई का काम है। हर एक राजनीतिक दल को ऐसा सीखना चाहिए और हर एक नकारात्मक चीज़ों से बचना चाहिए, सकारात्मक चीज़ें लगानी चाहिए। और एक और चीज़, गलियाँ चौड़ी नहीं हुई हैं। जो सड़कें गलियाँ हो गई थी वो वापस सड़कें हो गई हैं और गलियाँ अभी भी गलियाँ ही हैं। कचौड़ी गली हो, चाहे मणिकर्णिका के बगल वाली गली हो, चाहे मैदाकिन के सामने वाली गली हो, सब गलियां वही हैं अभी भी। आप जाइए फूल खरीदने तो गली ही मिलेगा। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आप कह रहे हैं कि समाजवाद से मुक्ति पाने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशलिज्म की वजह से एक लेथार्जी आई है सिस्टम में। मैं आर्गुमेंट को थोड़ा सा हम आर्गुमेंट दे रहे हैं। समाजवाद की वजह से आज ये हो गई हमारी स्थिति कि हम अपनी ही संस्कृति पे सवाल कर रहे हैं। और वो सेकुलर शब्द है जो ना, उसका इतिहास कोई पढ़ के उठा के देख ले, वो आता कहाँ से है? हमारे ये समाजवाद की वजह से सेकुलर आया है क्या? या सेकुलर वर्ड जो आज भूली जा रही है, भाई सभ्यता हम भूल चुके हैं। मंदिर बनने के ऊपर हम इतना बड़ा सवाल उठा रहे हैं। 122 मीट्रिक टन अनाज बांटा गया है पीडीएफ से। ये सरकारी बाटी है ना वो तो अनाज, उसके बाद भी वो मंदिर बना है। मंदिर बन गया, अनाज बांटा गया है, सब लोग कर रहा है। और जो यूनिवर्सिटी है, नहीं सुनिए, पीडीएस का 22 महीना इतने लोगों को अन्न पहुंचाने का काम, वो भी सुचारू तरीके से पहुंचाने का काम, ये जो हुआ ये पहली बार हुआ। ये तो आपको भी मानना पड़ेगा। एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि भाई 15 रुपया बेचते हैं, 50 पैसा पहुंचता है, डिलीवरी नहीं होता है। अब डिलीवरी समाजवाद का जो परिणति है एक तानाशाह के रूप में ही होती है। समाजवाद का मतलब है जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप है, जो व्यक्तिगत जो प्रयास है उसको कुचल देना। हर एक प्रयास सरकार ही करेगी, हर एक प्रयास सरकार ही कर सकती है। आप बिजनेस नहीं लगा सकते, आप प्राइस तय नहीं कर सकते, तो सरकार के ही हाथों में होगा, सब कुछ करेंगे। 1951 का संविधान आप देखिएगा तो वहां आप जो इतिहास पढ़े हैं बड़ा बताइए। 1951 के 1951 के संविधान में ना सेक्युलर शब्द था ना सोशलिस्ट शब्द था। मानते हैं इस बात को? और खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आर्ग्यूमेंट्स में बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर ने कहा कि इस देश में ये दो शब्द जो हैं उनका प्रयोग मैं संविधान में नहीं करना चाहता। और अगर वो कम्युनिस्ट के बारे में बात करनी हो, सोशलिज्म के बारे में बात करनी है, तो अंबेडकर जी की खुद की राइटिंग है, कलेक्टिव वर्क है, उन पे उठा के पढ़ लें।
कम्युनिज्म इन इंडिया, बुद्धा एंड कम्युनिज्म। और उसके बाद अगर कोई बात करता है सोशलिज्म से उनसे बड़ा क्रिटिक किसी का होगा तो मैं उस चीज़ को मान सकता हूँ। और इनकी जो बात है कि स्ट्रक्चर की बात है, स्ट्रक्चर तो रहे हैं, उसी स्ट्रक्चर की देन है कि हम आज अपनी सभ्यता को मानते नहीं, पहचानते नहीं, जानते नहीं हैं। टीका लगा के चलने को यहाँ पे बोला जाएगा कोई मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ है। यही स्ट्रक्चर है। वो जो कलावा हाथ में पहना गया है, उस कलावे के ऊपर उछालना, कीचड़ उछालना, ये है इस स्ट्रक्चर की देन। ये है आज हम नेहरू से लेके गांधी से लेके सबको वो सिस्टम स्ट्रक्चर की बात होगी तो मैं उसमें बता दे रहा हूँ सोशलिज्म कहाँ है। एक सवाल आपसे मैं पूछता हूँ, यहाँ पर कुछ साल पहले तक धर्म पर पेपर हुआ करता था, संस्कृत को पढ़ाकर हमारे वेद पुराण जो है उस पर पेपर हुआ करता था। अब आप वो पेपर लिखते हैं? नहीं, हम नहीं। कौन से कुलपति हैं जिसने पढ़ते हैं? हिस्ट्री पढ़ते हैं। शुरुआत की बात, कक्षा 6 की बात, कि भारत की खोज कब हुई। मैंने खोज किया, भारत को डेवलप किया, भारत को बनाया गया, भारत कुछ था ही नहीं, भारत आविष्कार किया गया। अरे उनकी शब्दावली पढ़िए, भारत की खोज कब हुई? भारत पहले से था। आप पहली बार आकर के आपने भारत की विरासत को देखा, आप कहते हैं भारत की खोज कब हुई? तो ये सारे कंसिस्टेंसी के बारे में बात करते हैं। गोवा इंक्विजिशन पे चले जाते हैं। भाई साहब ने बोला, मैं ठीक है, गोवा भी चलते हैं। सेंट फ्रांसिस जेवियर को हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी थी। तो खैर उसका इतिहास अगर कोई उठा के देख ले, सेंट जेवियर्स ऑफ फ्रांसिस और जो हुआ था गोवा इंक्विजिशन में, उसकी किताब है, उस किताब को पढ़ लिया थे। अगर फैक्चुअल इनकंसिस्टेंसी की बात करें, जो एकदम मैं मानता हूँ, उनकी बात से मैं एकदम सहमत हूँ कि हमारा इतिहास और हमारी जो चीजें हैं फैक्चुअली एकदम इनकरेक्ट है। चलिए, मेरे पास समय कम है तो मैं जल्दी से एक और विषय पर अच्छा आप अपनी बात कहना चाहते हैं? मैं एक बात पूछता हूँ, हम लोग सब स्टूडेंट है, कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अपने आप को क्लेम करे कि वो सोशलिस्ट नहीं, वो कैपिटलिस्ट है, कोई इवन तो जनसंघ हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई हो, तो इन्होंने कहा समाजवाद का कीड़ा, तो समझ सकते हैं कि इनकी स्टडी कितना। एक लोगों ने बोला कि तियानमेन स्क्वायर से हमने सीखा है पंजाब दंगे कब हुए, तियानमेन स्क्वायर कब, आप देख लीजिए। नरसंहार की बात हुई, नरसंहार नहीं पंजाब नहीं उन्होंने नरसंहार की बात हुई थी। अच्छा, और मैं कह रहा हूँ कि बात जो है वो सोशो कैपिटलिज्म की बात हो रही है कि ये एक मॉडल है जो कि सबको पॉपुलर, सबको फॉलो। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक और बात हुई है, अब राजनीति की बात हो रही है, तो आज एक नेता हैं जो एमपी हैं वायनाड के, कभी अमेठी में थे, अब चले गए यहाँ से, तो उन्होंने कहा है कि हम जो है हिंदू के लिए काम करते हैं, बीजेपी जो है वो हिंदुत्व के लिए काम करता है। ये हिंदू बनाम हिंदुत्व की जो बात हो रही है, इसमें मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है? अच्छा, आप बताइए। उनको ना तो हिंदू पता है ना हिंदुत्व पता है। उन्हें सिर्फ दिखता है एक खास वर्ग का वोट बैंक। उन्हें दिखता है कि अभी जनता का जो मूड है कहीं ना कहीं अपने कल्चर के प्रति वापस लौट रहा है, तो हम हिंदू या हिंदुत्व की बात करके जनेऊ दिखा के एक वोट बैंक उठा सकेंगे। लेकिन इसके पहले उन्होंने कुछ नहीं किया है। इसके पहले उन्होंने किया है, उन्होंने ही नए नए समीकरण बनाए हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, इस जात को इस जात के साथ मिला दो, ये वोट बैंक बन जाएगा। ये उनकी राजनीति रही है। बाद में उस चीज को तोड़ के हम अपने पुरानी पद्धति पे जा रहे हैं, वर्ण पे जा रहे हैं, तो उन्हें बुरा लग रहा है, तो वो हिंदू और सनातन परंपरा की तरफ अपना वही राहुल गांधी थे कि जहाँ राष्ट्रपति आवास से लेके प्रधानमंत्री आवास में रोजा इफ्तार पार्टियां होती थीं। आज काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर का जो है लोकार्पण हुआ है, तो वही राहुल गांधी है जो कह रहे हैं कि हिंदू नहीं है, हिंदुत्व की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि हिंदू और हिंदुत्व है क्या? आप उसको अलग कैसे देख सकते हैं? किस तरीके से आप उसको अलग देख सकते हैं? एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, इनके समझ से परे है, पता नहीं क्या शब्दों कभी पढ़े नहीं कि क्या किए, समझ में नहीं आता। अब जैसे हिंदू से हिंदुत्व कैसे अलग हो सकता है? जैसे राजनीति से राजनीतिज्ञ कैसे अलग हो सकते हैं? तो पहले शब्दों को पढ़े, जाने, समझे, तब बोलें। ये फालतूबाजी अपने फिर कहते लोग हमको पप्पू कहते हैं। आप संस्कृत पढ़े हैं तो ये गो यानी कि गौ, और गौ की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो गोत्व हो गया। इंसान से इंसानियत होगी, उर्दू में बात होगी। अब जरा समझाइए, ये त्व का मतलब क्या होता है संस्कृत में? त्व मतलब अक्त्वा प्रत्यय होता है। अक्त्वा प्रत्यय हमारे यहाँ लगा जाता है, जैसे नत्वा माने नमस्कार करके, तो अक्त्वा प्रत्यय है और ये और कुछ नहीं, उसी का विशेष स्वरूप बताता है। हाँ, जैसे आप हिंदू हैं तो भैया आप हिंदू होता क्या है, तो उसी को नाम हिंदुत्व दे दिया कि इनके स्ट्रक्चर है, चुटिया रखते हैं, तिलक लगाते हैं, इनकी पूजा पद्धति ऐसे है, ये तमाम चीज। अब राजनीतिज्ञ क्या है, भले आप राजनीति में है तो क्या राजनीति में क्या करते हैं, तो भैया मैं राजनीतिज्ञ हूँ, मैं चुनाव लड़ता हूँ, घर घर जाता हूँ, प्रचार करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, हमारे वोट बैंक है, फिर होने के बाद मैं शपथ लेता हूँ, सरकार बनाता हूँ।
अब कह देंगे कि मैं राजनीति की बात करता हूँ, मेरे राजनीतिक की बात नहीं करता हूँ। हाँ। तो ये कहाँ से ये कैसे हो सकता है? लेकिन कहीं ना कहीं डेफिनेशन ये है कि पॉलिटिकली इसको क्या है, बीजेपी जैसे यूज कर रही है पॉलिटिकल हिंदुत्व। हाँ। तो ये बात भी कही सलमान खुर्शीद ने अपने किताब में कहा जिस तरह से बोको हराम और आईसिस ने उसको जो क्या पोलिटिसाइज कर दिया, इस्लाम को पॉलिटिकल इस्लाम कर दिया, वैसे ही बीजेपी ने हिंदुत्व और हिंदू को पॉलिटिसाइज कर दिया है। आप क्या कहेंगे? सर मोदी जी से हम बहुत खुश है, बहुत अच्छा काम करे। बस 4th क्लास की वैकेंसी बीएचयू पूरी रुकी हुई है, उसको बहाल किया जाए। बहुत सिंपल है भाई। देखो ये सब बड़ा बात अलग रखो, हमारा जो इमीडिएट डिमांड है उसको आप कीजिए। भैया ऐसा है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आप मुझे एक चीज बताइए, अगर कांग्रेस बात करती है मुस्लिम समुदाय की भी, मुझे ये बताइए मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस ने ठगने के अलावा आज तक क्या दिया? पहली बार हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में कि मदरसों में मजहबी तालीम के अलावा गणित पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा, विज्ञान पढ़ाया जाएगा। आप ये बताइए मजहबी तालीम लेने के बाद वो व्यक्ति क्या बनता है? मजहबी तालीम लेने के बाद कहीं वो नौकरी पाएगा? मोदी जी ने काम जो मुस्लिम समुदाय के लिए भी किया है वो आज तक ना तो किसी न भूतो न भविष्य थी, ये वास्तविकता है। इस देश के अंदर कोई कार्य कर रहा है सामाजिक रूप से समरसतापूर्ण तरीके से, तो केवल और केवल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। कहीं ना कहीं आप ये सब तो मानते हैं कि भले ही आपके जो भी विचार हों, कहीं ना कहीं आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। आपकी विचारधाराएं अलग हो, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी इससे जुड़े ना जुड़े, समाजवाद से जुड़े ना जुड़े, अखिलेश यादव से जुड़े ना जुड़े, कांग्रेस से जुड़े ना जुड़े, राहुल गांधी से जुड़े ना जुड़े, देश से तो जुड़े हैं ना हम सब। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हम सब एक देश से जुड़े हैं। हाँ नहीं मैं पूछ रहा हूँ, नहीं मेरे को कोई डाउट नहीं लगता, पर मैं ये मानता हूँ नहीं डाउट की भी बात नहीं। देखिए मेरा ये है कि क्या आप लोग जो अपने अपने करियर्स में जो आप फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपके कंसिडरेशन सेट में यह है कि मैं इस देश के लिए क्या करने वाला हूं या क्या करने वाली हूं? कहीं आपके मन में है सुधार, वेलफेयर, जो भी आप बने आगे, बट क्या ये आपकी प्रायोरिटी में आता है? पहला नंबर तो मतलब कुछ टर्म्स यूज हुए लाइक हिंदुत्व, हिंदुइज्म, ये इंटेलेक्चुअल स्पेयर के टर्म है, ये आप कॉमन एरेना में ले जाएगा तो वो आउट ऑफ थिंकिंग है। क्योंकि मुझे हिंदुइज्म समझने के लिए वाई आई एम हिंदू और फिर से अभिजीत पाठक सर का जो कि जेएनयू के प्रोफेसर, उनका लगभग 3-4 आर्टिकल पढ़ा तब हमें समझ में आया कि व्हाट इज हिंदुत्व एंड व्हाट इज हिंदुइज्म। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म है। हिंदुत्व आप देखिए ये टर्म बहुत ही माइन्यूटली पॉलिटिकल एरेना में फिट किया गया, और ये हिंदुत्व जो है ये रेडिकल आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। हाँ, और हिंदुइज्म जो है, लेट मी फिनिश फर्स्ट, इट्स नॉट इसके मतलब हिंदुत्व पहले था ही नहीं, बस बीजेपी लेके आई है, तब हम हिंदू हैं। अरे भैया हमारे महादेव की सेवा। अरे तो प्रियंका जी कुंभ स्नान क्यों करती हैं? प्रयाग में डुबकी लगाती हैं? राहुल गांधी हिंदू नहीं है, वो हिंदू है। मोदी जी चश्मा लगा के स्नान करते हैं, प्रचार। देखिए एक बात बताएं आपको। अच्छा देखिए बहुत मजा आ रहा है। एक बात बताइए, कभी आप अपना जनेऊ जैकेट के ऊपर लगाए हैं क्या भाई? हम तो हृदय के साथ लगाए हैं। कौन चुनावी है कौन नहीं वो देखा जाएगा। देखिए माहौल बहुत गर्म हो रहा है, लेकिन हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है, तो इसीलिए मैं आप सबका आभार मानता हूँ। देश के लिए कुछ कीजिएगा, भले ही किसी को वोट दीजिए मत दीजिएगा, देश के लिए धन्यवाद।